नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब लोकसभा का जो नतीजों के बाद उसका जो माहौल है वो धीरे धीरे उतर चुका है और विधानसभा का रंग चढ़ने लगा है। अब बातचीत विधानसभा की होती है, विधानसभा की इक्वेशन की बात होती है, गणित की होती है, कैसे क्या नंबर रह सकते हैं, कौन किस पर आगे जाएगा, इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, गृह मंत्री अमित शाह, वो 29 तारीख को हरियाणा आने वाले हैं। कांग्रेस की भी बैठकें चल रही हैं, बैठकों के बीच में बयानबाजी भी हो रही है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किरण चौधरी का पार्टी छोड़कर जाना अभी भी चर्चा में बना हुआ है। कुमारी शैलजा उस पर बयान दे रही है, उधर चौधरी धर्मवीर भी कुछ कह रहे हैं। यानी कि बयानबाजी का सिलसिला भी है और अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उस पर चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में सभी दलों ने अपना पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर लगा दिया। लगभग 3 महीने बचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मीटिंगें चल रही हैं। 23 जून को रोहतक में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पार्टी भी गदगद है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग हुई है। एक तरफ जहां बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने किरण चौधरी के बीजेपी में जाने पर बाबरिया पर ठीकरा फोड़ दिया। बाबरिया ने प्रदेश के अंदर अपनी सही से जिम्मेदारी नहीं निभाई। छोटी छोटी बातें नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। और ये जिम्मेवारी प्रभारी की रहती है कि सबको बैलेंस करके चलें, सबको देखें कि किसको कितना। अब ये समझें कि भाई किरण चौधरी जी अब तो चली गई हैं, चलो, लेकिन ये तो देखना चाहिए था कि स्टार प्रचारक तक में आप उनकी बेटी जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका नाम तक ना डालो। तो ये जिम्मेवारी तो है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम पार्टी के अंदर रखेंगे। लगभग 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। करनाल में रैली के जरिए आपने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर कस चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कौन जीत का परचम लहराता है और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। आपकी एक रोहतक में कार्यक्रम हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह 29 तारीख को आ रहे हैं। जो नतीजे रहे वो सबके सामने हैं, लेकिन दूसरी ओर भी तरह तरह की बयानबाजी भी चल रही है। आज चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है? क्या उसे संकेत माने जाए कि आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है? और चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद विपक्षी जो आपस में लोग लग रहे थे, पार्टी अपने विधानसभा के चुनावी बिगुल को फूंक चुकी है। रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से हम एक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की बड़ी बैठक, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। पूरे प्रदेश भर के विधायक, मंत्री, सांसद, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में रहने वाले हैं। और निश्चित तौर पर पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है उसको लेकर। तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। और जो कहीं भी छोटी मोटी जो कमी रही है, जो भी दिक्कतें रही हैं, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमें दिक्कत आई है, उन सबको दिक्कतों को दूर करते हुए, उन पे विश्लेषण, चिंतन, मंथन करते हुए अब हम सारा फोकस हमारा होने वाले चुनाव पर है, विधानसभा चुनाव को लेकर। और उसकी तैयारी में पूरी पार्टी लगी हुई है, पूरा संगठन लगा हुआ है, हर स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर से लेके निचले स्तर पर भी। और हमारे कार्यक्रम भी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर ये चल रहे हैं। एक सवाल मैंने पूछा, चौधरी धर्मवीर ने आज बयान दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये कोई संकेत है, क्या है? नहीं, चौधरी धर्मवीर जी ने जो बयान दिया है, मैंने अभी बयान सुना नहीं है, आपने मुझे बताया। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो उनका व्यक्तिगत विषय है। वो उन्होंने कहा है चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कोई ना कोई विषय उनका व्यक्तिगत विषय है। क्योंकि 3 बार के हमारे माननीय सांसद रहे हैं,
विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक, और इसके बारे में ज्यादा बेहतर तो धर्मवीर जी बताएंगे। हाँ, मतलब इसे परंतु बीते उसमें इसे बीते पार्टी दिनों में के कोई प्रकरण अंदर से कोई नहीं जोड़ना ऐसा- चाहिए। नहीं, ये चुनावी प्रकरण से जोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। ठीक। ऐसा कोई विषय नहीं है कि धर्मवीर जी ने कोई चुनावी प्रकरण को देख करके, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं और पार्टी ने भी उनको 3 बार सांसद का टिकट दिया है, तीनों बार वो जीत करके आए हैं, जी। अब की बार भी जीत करके आए हैं। हम्म। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिस विषय में हम ये चर्चा करें कि हाँ भाई वरुण जी, मुझे नहीं लगता कि ये विषय चर्चा के लायक है कि आप इसको दूसरे तरीके से देखें। नहीं, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मैंने आपसे विचार पूछ है, लिया, अपना आपने व्यक्तिगत बता दिया, विचार है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, व्यक्तिगत विचार है। बहुत से लीडर होते हैं जो कहते हैं भाई ठीक है, मैंने बहुत लंबे समय तक राजनीति की है, उसकी लंबे टाइमिंग का टाइम सवाल तक है ना, मैं का विभिन्न पदों पर रहा हूँ। उसकी टाइमिंग नहीं, का सवाल। टाइमिंग क्या है भाई? टाइमिंग वाली तो कोई विषय नहीं है। केंद्र में सरकार बन गई, सरकार ने सांसदों का शपथ ग्रहण हो गया। अरे सर, आपके ऐसा यहाँ कोई ज्वाइनिंग टाइमिंग हुई ना वाला अभी? विषय नहीं है। नहीं, ज्वाइनिंग से वो ज्वाइनिंग कर, उससे आपने देखा होगा रोहतक का कार्यक्रम था, उसमें एक ही मंच पर किरण चौधरी जी भी थी और उसी मंच पर धर्मवीर जी भी थे। बहुत अच्छी बात है सर, आपने कह दिया, मेरा काम था पूछना, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। जी जी। कमल हांडा जी के पास चलते हैं। कमल जी, तैयारियां एक तो आपके यहाँ है, वो दूसरा कुमारी शैलजा, उन्होंने आज जब बात की जनता टीवी से, तो उन्होंने प्रभारी पे बहुत कुछ छोड़ा है कि किरण चौधरी को मनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, सबको बैलेंस करना चाहिए था, ये सारी जिम्मेदारी प्रभारी की थी। वरुण जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, ओंकार भाई को सत श्री अकाल, चैनल देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो शैलजा सही का गलत का विरोध कर रही है। मैं सर उनके लिए नहीं की, दिस इज माई स्टाइल ऑफ स्टार्टिंग द डिबेट। ओके, अब ये किसके ऊपर जाता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये शैलजा बहन के लिए नहीं था। ठीक है, इस सत्ता के खेल निराले, इस सत्ता के खेल निराले, कदम कदम पर बैठे प्यादे, पोशाकें ही हैं श्वेत यहाँ पर, करतूतें सबकी स्याह सी रातें। तो सर बात ऐसी है, अगर आपने, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था कि एक तो आपकी तैयारियां ठीक है, बीजेपी की भी चल रही हैं, आपकी भी चल रही हैं, दूसरा ये कि कुमारी शैलजा ने आज कहा कि बैलेंस करना चाहिए था, जो प्रभारी थे उनकी जिम्मेदारी थी, प्रभारी जो थे अब आपने ना उनको प्रचारकों की लिस्ट में रखा और उनको रोकना चाहिए था, उनको सुना जाना चाहिए था, मतलब सारी बात उन्होंने प्रभारी पर डाली है। बात ऐसी है सर, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, कि खट्टर साहब ने कहा था कि किरण चौधरी का तन तो कांग्रेस में है लेकिन मन जो है उनका बीजेपी में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब हमारा राज्यसभा का सांसद होना था, नियुक्त होना था, या जिसको भी हमने नॉमिनेट करना था, उसमें भी किरण चौधरी जी ने हमें कोई हमें सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को सपोर्ट किया। थर्ड नंबर, आई एम कमिंग टू थर्ड पॉइंट, AICC में ये भी बैठी थी किरण चौधरी जी भी, इनकी बिटिया भी बैठी हुई थी और कुमारी शैलजा भी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी और हमारी कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी में भी थी। इनको सिर्फ एक तकलीफ थी कि मेरी बेटी को टिकट नहीं मिला। मतलब इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर किसी की भूख जिसे कहते हैं पूरी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी नेता कहलाने लायक है। उनसे अच्छे हम छोटे कार्यकर्ता हैं जो कम से कम पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। एक मिनट सर, नहीं, देखिए मैं भाजपाई नहीं हूं जो मैं झूठ बोलूंगी। अरे कमल जी, हम छोटे कार्यकर्ता एक मिनट प्लीज, हम पीठ में छुरा नहीं घोंपने वाले। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे अबाउट किरण चौधरी। एक मामला इसमें भाजपा शैलजा जी का भी जवाब देती हूँ मैं आपको, शैलजा जी का भी जवाब शैलजा जी ने कहा, मैंने वो मैंने दोहराया बस उसे। सर मैं वही बात आगे भी बता रही हूँ, मैंने आपके ऊपर कोई बात नहीं की सर, मैं भी उन्हीं के ऊपर बात कर रही हूँ जो नेताओं की बात है। आपको मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता है आप एक बहुत डिसेंटली तरीके से आप डिबेट कराते हैं। मैं केवल जी से भी आज यही बात कर रही थी मैं। खैर, अब बहन शैलजा ने जो कहा कि वो चली गई है, प्रभारी को देखना चाहिए था, तो वो भी मना लेती, उनकी तो बहुत प्रिय सखी है ही है शैलजा जी की। और पब्लिक बयान से जब प्रभारी जो होता है प्रदेश का, वो सबसे बड़े होते हैं जी। जब आप प्रभारी जी का कहना नहीं मान रही, अपनी मन मर्जी कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ ये गलत बात है, चाहे कोई भी हो।
whosoever it may be बहन शैलजा, it may be anybody else. अब इसमें मैं एक सवाल ऐड करता हूँ। कुमारी जी। शैलजा बहुत सीनियर लीडर हैं, कई बार की सांसद हैं, CWC मेंबर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कई राज्यों की प्रभारी हैं। अगर इतनी सीनियर लीडर कह रही है कि प्रभारी को बैलेंस करके चलना चाहिए था, उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, उनको ठीक तरीके से काम करना चाहिए था, उनकी वर्किंग बेटर होनी चाहिए थी, तो इस सजेशन का स्वागत होना चाहिए ना। सर बात ऐसी नहीं है, दीपक बाबरिया जी बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से हरियाणा की राजनीति को भी जानते हैं। उनको प्रभारी ऐसे ही नियुक्त नहीं किया गया। आपको याद दिलाना चाहूंगी उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगवाए गए थे। क्यों लगवाए गए थे? क्योंकि मन मर्जी करनी थी, जो कि नहीं चलने दी। क्योंकि अब ऐसा है, AICC जो भी फैसला लेती है, हमारी सीनियर लीडरशिप लेती है और उसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। वो बाबरिया जी पर सवाल उठा रही हैं, इस बात का जाकर उनको मुझे लगता है पूछना चाहिए, AICC में जाकर पूछने की हिम्मत करनी चाहिए उनको, जो कि शायद वो कर नहीं पा रही हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुमित हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। सुमित, स्वागत है आपका। और करनाल में आपका कार्यक्रम हो गया है, आपकी शुरुआत हो गई है, लेकिन माहौल कैसे बनेगा पार्टी का भाई? बड़े चेहरे तो नजर नहीं आ रहे ना, आज भी कोई ऐसा मतलब लगा कि डिबेट में हूं, अभी बात करती हूं। तो मुझे बताएं चुनावी तैयारी कैसे चल रही है? और ये तो क्लियर है कि आप अकेले लड़ेंगे या अलायंस में लड़ेंगे, अभी है इसमें कंफ्यूजन है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। बिल्कुल वरुण जी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से हरियाणा के अंदर बदलाव की राजनीति के जो अपना कदम बढ़ा चुकी है, उसकी और अग्रसर है। आज करनाल के अंदर जो हम लोगों ने राज्य स्तरीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जो प्रोग्राम किया है, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। भरी दोपहरी में जब किसी राजनीतिक दल की मीटिंग्स में लोग आना बंद कर देते हैं, उस एक कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ में जब हरियाणा के लोग और आम आदमी पार्टी के ईमानदार जुझारू कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, तो आज ये स्पष्ट हो गया कि हरियाणा के अंदर 3 महीने के बाद बदलाव होने जा रहा है। और रही बात बड़े चेहरों की, वरुण जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, आम आदमी पार्टी का जो बड़ा चेहरा है वो आम आदमी है। पहले दिन से, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी ने एक रेहड़ी वाले को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक मजदूर के परिवार के बच्चे को टिकट देकर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बिठाया, और वो देखते किस प्रकार से अपने प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में बड़े चेहरे की जरूरत होती है। राजनीति में साफ नियत, ईमानदारी नियत और अरविंद केजरीवाल जी के दिखाए हुए रास्ते की जरूरत है। मेरा सवाल नंबर 2, ये क्लियर हो गया है आपके कार्यकर्ताओं में जो सम्मेलन हो रहे हैं कि लड़ना कैसे है? सभी 90 सीटों पर लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है, स्पष्ट है? देखिए, आज सरकार से हमारे राज्य इकाई के अध्यक्ष ने ये साफ तौर पे बोला कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करेगा, किसके साथ मिलकर लड़ना है और कब लड़ना है, अगर अकेले लड़ना है, ये सारे की सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा, अरविंद केजरीवाल जी तैयार करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे गठबंधन में लड़ना है, तो आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, और अरविंद केजरीवाल जी करेंगे कि बदलाव का साफा बांधकर इस रण में कूद पड़ो, तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार है और हमारे उम्मीदवार तैयार है। ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं लेकिन दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ओंकार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ओंकार जी की आवाज जी। ओंकार जी, आज चर्चा का विषय है, पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी, अपने अपने कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आपके किस स्तर पर कब दिखाई देंगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा एक सवाल है बयानबाजी को लेकर जो चल रही है। कुमारी शैलजा ने आज कहा कि प्रभारी की जिम्मेदारी थी, उन्हें बैलेंस करना चाहिए था। वो अगर बैलेंस करते, वो अगर ठीक तरीके से रहती वर्किंग, किरण चौधरी से बात करनी चाहिए थी, उन्हें रोकना चाहिए था, ये उन्होंने एक बात कही है। वरुण जी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल ऑर्डर में सबसे पहले अपने आवाज कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए। तो हमारी तैयारियों का मुकाबला कांग्रेस वाले नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की आज पूरे प्रदेश में क्या हालात है सबको मालूम है। बीजेपी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हारती, लेकिन कांग्रेस की कमी की वजह से 5 सीटें बीजेपी फिर भी जीती। मैं मानता हूँ हमारी सब जगह मानव जब्त हुई, लेकिन ये जो चुनाव था ये मोदी वर्सेस नॉन मोदी था। एक वर्ग का, समाज का, देश का, प्रदेश का,
जो मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। दूसरा वर्ग ऐसा था जो डरा हुआ था, जो ये कहता था कि मोदी किसी कीमत पे भी चुनाव में ना जीते। उस वर्ग ने एक व्यक्ति को, एक पार्टी को चुन लिया प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में और उसी को वोट डाली। उसी का नतीजा है कि हरियाणा में हमारी लोकसभा में सीट नहीं आई। और इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। आप ये देखिए, पिछली बार बीजेपी की 10 सीट आई थी, आज 20 पर 5 आई है। पिछली बार बीजेपी की 10 सीट आई थी और विधानसभा में 40 सीट आई थी। दिल्ली की अगर बात करें तो बीजेपी की 60 सीट आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की 70 में से 63 सीट आई थी। लोकसभा और विधानसभा का कोई कनेक्शन नहीं होता। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के नेता अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे। फिर क्यों इतनी एनर्जी लगाई आपने चुनाव लड़ने में? नहीं, क्या करते वरुण जी, आप ही बता दीजिए। हफ्ते तो बहुत बढ़िया हो आप बताइए क्या करते? राजनीतिक दल है, अगर मैं खड़े करते फिर आप नहीं सवाल उठाने थे, इन्होंने डर के बात की। आपने कहना था इन्होंने, आपने कितनी तरह के प्रश्न उठाए थे, आप बता दीजिए। दूसरी बात, आज मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस ही ले डूबेंगे, ये सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, शैलजा जी की बात से मैं सहमत हूँ। अगर किरण चौधरी के बारे में पता लग गया था कि वो पार्टी छोड़ रही है, तो एक प्रभारी की सूची है, किरण चौधरी से बात करके, श्रुति चौधरी से बात करके, अगर उनका कोई मन मुटाव था तो उनकी ग्रीवेंसी थी उसको दूर करते। लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि उद्धव का निकालने में माहिर है, पहले सूर्यवाला का निकाला था, अब उन्होंने किरण का भी निकाल दिया। वो तो सोचने किसी तरीके शैलजा भी बाहर चली जाए, किसी तरीके सूर्यवाला भी बाहर चलेंगे, खाली अकेले उठा था विराजे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग होंगे। और इस पर विधानसभा में आप देखना, क्षेत्रीय दल सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। और क्षेत्रीय दल एक ऐसी दल होते हैं जो प्रदेश की और प्रदेश की जनता की समस्याओं का, उनके हितों का ध्यान रखती है। ठीक है ओंकार जी, मैं ये देख लेना, इस वोट परसेंटेज का विधानसभा के चुनाव के वोट परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। हमारा अपना इस वक्त मजबूत संगठन है। चौधरी अमर सिंह चौटाला लगातार मार्केट में, लगातार जनता के बीच में है और अपने आधार को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ता का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है ओंकार जी, थोड़े दिन में हम भी आ जाएंगे मार्केट पर, पता कर लेंगे क्या माहौल है। बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, ये जो अब परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, पक्ष विपक्ष सारे तो बीजेपी में आके ओवरफ्लो वाला मामला हो जाता है। ये अब भिवानी महेंद्रगढ़ में भी हो गया है। जैसे अभी कमल हांडा बता रही हैं कि भाई मन उनका पहले से बीजेपी में था, इस तरह की बातें हैं। तो बीजेपी किस तरह से फिर अपनों से बीजेपी को लड़ना है या ओवरफ्लो से लड़ना है? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार देखिए, म्यूट तो नहीं है। राकेश जी की आवाज नहीं मिल रही है, अभी चेक कराइए एक बार। चलिए, जैसे राकेश जी की आवाज नहीं आ रही, जैसी आएगी हम तुरंत लौटते हैं राकेश जी आपके पास। तब तक कमल हांडा आपके पास चल रहे हैं। ओंकार सिंह कह रहे हैं कि आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है भाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगी ओंकार भाई से। सत श्री अकाल। पहले तो आप थे नहीं ओंकार भाई साहब, सत श्री अकाल। आपके जो निशान सिंह जी थे, जो अपने आप छोड़कर आए, प्रदीप चौधरी जी छोड़कर आए, तो आपको भी क्या दुश्मनों की जरूरत नहीं थी? मैं ये बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगी। आप सुनिएगा जरा, आपको सुना ना, आपको सुना ओंकार जी, आप सुन लीजिए। क्या आपको भी दुश्मनों की जरूरत नहीं थी? सब तरह के लोग सब पार्टियों में होते हैं, मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए। सब तरह के लोग सब पार्टीज में होते हैं। बहुत सारे लोग जेजेपी छोड़कर और भाजपा छोड़कर भी कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से छोड़कर भी लोग बाहर गए हैं, ठीक है। बाकी आपने कहा कि मोदी वर्सेस नॉन मोदी था, तो 10 प्रत्याशी तो आपने भी उतारे थे ओंकार जी, तो आप भी जीत जाते, आप भी बचा लेते प्रदेश को, ठीक है। 5 सीटें और कम हो जाती, ये जो नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस बनी है, जो आप भी बचा लेते, कुछ तो आपका योगदान होता ना। रुकिए भी अप्रिशिएट करते कि चलिए ठीक है, 5 हमने जीती, 5 आपने जीती, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमें बड़ी खुशी होती बल्कि आप जीतते। लेकिन आपकी अनफॉर्चुनेटली एक भी सीट नहीं आई। आप जीत जाते प्रत्याशी तो आपने तब भी उतारे थे, संगठन आपका तब भी लोकसभा में भी मजबूत था, कमजोर तो नहीं था ना आपका संगठन तब भी लोकसभा में। मुझे बताइएगा ओंकार सिंह जी, जब आप कह रहे हैं कि हम और मजबूत करेंगे,
यानी कि आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आपका संगठन इतना मजबूत नहीं था कि जमानत जब्त हुई आपकी। और सर मैं कुछ, अगर आपकी इजाजत हो तो मुद्दे गिना दूं मैं? मुद्दे गिनाएंगे, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आऊंगा ना उसके। राकेश जी का अगर ऑडियो, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, सवाल आपने सुन लिया था। आ रही है आवाज? जी बोलिए। कमल राणा जी कह रही थी कि किरण चौधरी जी को, जब किरण चौधरी जी ने, इन्होंने आरोप लगाया कि किरण चौधरी जी ने राज्यसभा में भाजपा की मदद की, जबकि अलग अलग डिबेट के इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई, तय नहीं हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व इसकी जांच कर रहा है कि इन्होंने गड़बड़ की या नहीं की। चलो मैं कमल जी की बात पर ही आता हूं कि आप मान लो कि की है गड़बड़, तो उसके बाद तो आपने श्रुति चौधरी जी को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और आपके इस अंदरूनी मामले में भाजपा का क्या लेना देना? आपकी खुद की कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और वो अभी भी, वो भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। और उन्होंने कहा कि एक प्रभारी का दायित्व क्या होता है कि जब आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को, उत्तराखंड की प्रभारी हैं वो शायद, जी नहीं सर, छत्तीसगढ़ की थी, नहीं अब उत्तराखंड की है मेरे ख्याल से। चलिए कंप्लीट करिएगा। नहीं, जब आप बताइए, आप वो भी प्रभारी हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, सोनिया जी के बहुत नजदीक है वो, उन्होंने जब खुद चल के कहा कि प्रभारी का दायित्व क्या होता है, जब आप अपने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को भी आप अपने स्टार प्रचारक में नहीं रखेंगे, और जब भिवानी के अंदर रैली हुई चुनाव के दौरान, उस दौरान किरण चौधरी जी को बुलाया नहीं गया। जब आप किसी अपने इतने बड़े लीडर को अपमानित करेंगे तो वो कदम तो उठाएगा ही ना। जब कार्यकारी अध्यक्ष, अगर देखो कितनी बड़ी बात है, आपका कार्यकारी अध्यक्ष आपके स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कमल जी ने जब ये कहा कि ये भाजपा वालों ने ऐसा ऐसा, तब मैंने बताया कि जब आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को अगर उस सूची में नहीं रखेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उन्हीं की लोकसभा के अंदर, उन्हीं की विधानसभा में सभा करेंगे और उनको नहीं बुलाएंगे, तो उसका रिएक्शन तो होगा ना। और कोई ऐसा नहीं है कि वो साधारण सी विधायक थी, एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, 5 बार विधायक रही है, मंत्री रही है, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही है, और श्रुति चौधरी जी सांसद रही है, और वर्तमान में आपकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, अब वर्तमान में नहीं है। अब नहीं वरुण जी, ये रुका नहीं है, एक शांति से थोड़ी दिख रही है, ये घमासान अभी रुका नहीं है। अगर ये रुक गया होता तो कुमारी शैलजा जी रोज नई नई बातें बता रही है किस प्रकार से आज प्रभारी पे कर रही, इससे पहले हुड्डा जी के ऊपर उन्होंने कहा था। तो जो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह जो चल रही है, वो कलह ही कांग्रेस को और धराशायी करने का काम करेगी। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे, आप दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हो? आप संभालिए ना संगठन को। वो तो बिना संगठन के 5 लोकसभा सीट जीत गए शर्मा जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना संगठन हुआ, मैं कह रहा हूँ आप अपने संगठन को संभालिए। हाँ, ठीक है। लोग आपसे नाराज क्यों हैं, उनको संभालिए आप जी। कमल जब एक ही परिवार, जी एक वरुण जी, 1 मिनट। हाँ, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, इनके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हुड्डा जी धृतराष्ट्र बन गए हैं और एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। ये हमारा आरोप नहीं है, ठीक है। ये समय समय पर एसआर के गुट ने आरोप लगाए, कमल ठीक है, और भी नए नए नेता, अलग अलग नेताओं जी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओंकार जी अपनी बात रखिए, फिर हांडा जी से दोनों का जवाब ले लेंगे। ओंकार जी। वरुण जी, कमल हांडा जी ने पहले तो निशांत सिंह जी को हमारा नेता बनाया, वो हमारे नेता नहीं, जेजेपी के नेता है। दूसरी, कमल हांडा जी ने बोला कि आपने 10 के 10 कैंडिडेट उतारे थे, और अभी राजनीतिक दल है, कोई सब्जी बेचने के लिए नहीं दल बनता इलेक्शन लड़ने के लिए। और इंडिया गठबंधन की नींव कहाँ रखी गई थी? चौधरी देवलाल जी के सम्मान दिवस समारोह पर जींद में रखी गई थी। कुमारी शैलजा ने भी बोला था कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करो, लेकिन हुड्डा साहब का पुत्र मोह, क्योंकि वो डरते थे अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होगी तो कहीं उनको दिक्कत ना आ गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन में इनेलो को दूर रखा। अब 2 ही पार्टियां तो बची थी, एक एनडीए, एक इंडिया। लेकिन चुनाव लड़ना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो आप जैसे बड़ी साथी हैं जो हमारे वरुण जी, आप ही बोलोगे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव से बाकी, तो चुनाव लड़ाना तो हमारा काम था। एक बात जरूर मैं कहूँगा, आपने भी बोला कि बिना संगठन के कांग्रेस 5 सीटें जीत गई। वरुण जी, आपकी जानकारी थोड़ा सा ठीक रखिए, बिना संगठन के नहीं जीती। जनता को वोट तो डालनी थी, कांग्रेस को वोट मांगने नहीं गई, जनता खुद जाकर वोट डाल के आई है।
ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं पता था। आपने देखिए अगर ऐसी बात ना होती, आम आदमी के पार्टी के गुप्ता जी को 5.25 लाख वोट मिली, कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब जनता ने ये देखा कि जो पार्टी, जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसी को जिता दिया, क्योंकि जनता डरी हुई थी। बीजेपी ने तो और आप अगर वहां से मजबूत उम्मीदवार ना उतारते तो फिर आम आदमी पार्टी जीत जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो कुमारी शालजा वहां से सिरसा से जीत की, हमारे कैंडिडेट को 1 लाख वोट मिली, वो कैसे जीत की? हमारा अलग वजूद है, इनका अलग वजूद है, लेकिन जनता ने इस चुनाव में ठान लिया था कि मोदी को बाहर करना है। अब अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस की नालायकी की वजह से बनी। ठीक है जी, आ रहा हूँ कमल, एक बार सुमित का जवाब ले लूं फिर आ रहा हूँ। हाँ जी सुमित बोलिए। देखिए, ओंकार जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को 5.25 लाख वोट कैसे मिला। पर आपने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, कैंडिडेट क्या, आपने तो अपना सुप्रीमो ही उतार दिया था, प्रधान आदमी नहीं बचा पाए, है ना। तो उस चीज पे तो जाने का मतलब नहीं है। अगर जनता ने वोट डाली है और जनता ने आम आदमी पार्टी को 5.25 लाख वोट कुरुक्षेत्र लोकसभा में डाली है और इंडिया अलायंस को पूरे हरियाणा के अंदर डाल के इंडिया अलायंस के 5 सांसदों को बिठाने का काम हिंदुस्तान की पंचायत में किया है, तो इसका मतलब साफ है इनेलो का तो इस बार विधानसभा में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो फिर भी उसी को वोट देगी जो जीतने का काम करेगी। तो इनेलो जो पहले नहीं जीती है तो कैसे जीतेगी? सुमित भाई, वो 5 अभी भी इंडिया अलायंस के हैं या वो कांग्रेस के हो गए हैं चुनाव के बाद? बिल्कुल इंडिया अलायंस के हैं, इंडिया अलायंस के हैं। अगर हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पोस्ट इलेक्शन तो वो हो गए ना कांग्रेस के? बिल्कुल 5 आए। ठीक है, कमल हांडा जी रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी का अपमान किया, कोई अपमान नहीं किया। उनको एआईसीसी की मेंबर उनको भी बनाया गया। मैंने बताया बहन शैलजा भी वहां थी और इनको भी वहां पर बनाया गया था। सब कुछ इनको पूरा सम्मान दिया गया। आप बताइए, साहब की कैबिनेट में ही मंत्री रही हैं, दिल्ली की डिप्टी स्पीकर रही हैं, सांसद रही हैं राज्यसभा की, मतलब, और श्रुति जी को 2 बार सांसद नहीं रही वो। नहीं, 1 मिनट सर। नहीं, राज्यसभा की सांसद नहीं रही। लोकसभा श्रुति चौधरी लोकसभा सांसद रही है। जी जी, ऑडिबल है, दोनों बार लोकसभा सांसद रही। तो मैं ये कह रही थी कि इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनको शांति नहीं आई। तो खैर छोड़िए, मैं इस बात की ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा के स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसा है, ये एआईसीसी के जो फैसले हैं उनमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना मैं उसमें बढ़िया बात बढ़ाइए। मैं छोटी सी प्रवक्ता हूँ, आगे बात करती हूँ मैं आप बात वो फिर मुड़ जाती है। हमने कोई अपमान नहीं किया। आपके यहाँ तो भाजपा के यहाँ कितनी अंतरकलह है, वहां पर तो कोई मुंह ही नहीं खोल पाता। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जो अब बन गए हैं अल्पमत में है, स्टेट में भी और केंद्र में भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ 52 जो अलायंस के थे उनके साथ संसद दल की बैठक की, पूरे संसद दल की बैठक नहीं थी, बहुत विद्रोह के स्वर उठने वाले थे। बातचीत भी अब थ्रू राजनाथ हो रही है फॉर प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और मैं जिन्होंने कहा कि हुड्डा जी धृतराष्ट्र है, तो किरण जी को मैं गंधारी कहूंगी या क्या कहूंगी? अमित शाह जी क्या है, वो भी धृतराष्ट्र है, पुत्र उन्होंने उसको बीसीसीआई का वो बना दिया। आपके तो यहाँ धृतराष्ट्र बहुत भरे पड़े हैं, भाजपा में धृतराष्ट्र बहुत भरे ही पड़े हैं। आप देखिए परिवारवाद की जो आप बात करते हैं। और ओंकार भाई जी, आपको एक बात कहना चाहूंगी मैं कि देवीलाल जी से लेकर दुष्यंत चौटाला तक, क्या ये पुत्र मोह नहीं था? ये क्या था? मुझे इसका जवाब दीजिए जरा। और आपने कहा था कि और आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस की वजह से जिस मजबूती से लड़े हैं हम कांग्रेसी और हमारा इंडिया गठबंधन, उसकी वजह से ही आज ये हाल है कि तलवार की धार पे चल रहे हैं मोदी जी। कब जरा सी इधर उधर हुई और सरकार गिर गई। अभी तो कल देखिए आप क्या होता है प्रोटेम स्पीकर के टाइम पे, जो हमें मनाने पर तुले हुए नहीं कि हमारा बनना चाहिए, जबकि उसका रूल ये होता है कि सबसे सीनियर आदमी 8 टाइम्स का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है वो बनना चाहिए। वो कंटिन्यू होना चाहिए ना। दो चुनाव हार गए के सुरेश कर रहे थे। इसका जवाब राकेश शर्मा 2 चुनाव हार गए मैडम। स्पीकर पर भी बात आनी है, तो बहुत चीजें आएंगी। कमल हांडा जी, और वरुण जी, के सुरेश 2 चुनाव हार गए, 1998 और 2004 का। करेंगे मोदी जब तो कहते हैं सहमति से चलानी है गठबंधन की सरकार, देश चलाने के लिए। पहले इसका मतलब क्या कर रहे थे? ठीक है राकेश जी, जल्दी से आप बोलिए, फिर ओंकार जी के पास आऊंगा। जी प्लीज कमल जी। हाँ जी वरुण जी,
जो कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारी बहन कमल जी, ये लोग झूठ को चलाते हैं, झूठ के पैर लगाते हैं सबसे पहले, और उस झूठ को नहीं आप झूठ चलाते हैं, हम नहीं मुझे चलाते। बताइए, आप कैसे कह सकती हैं एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने अहमद की सरकार कैसे कहा? आप बताइए, क्या आपको जानकारी नहीं है? 240 वो भी कैसे जीती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिंह जी नहीं, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई थी, वो थी अल्पमत की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के 241 सांसद हैं और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप ये राज तानाशाही नहीं की थी, करना चाहते हैं वो होगा नहीं है। नहीं, कोई तानाशाही नहीं है। अरे तानाशाही तो कांग्रेस में है। अब अरे ईडी सीबीआई हॉर्स ट्रेडिंग सब किसने किया? नहीं, आपकी कांग्रेस के अंदर ही अगर भूपेंद्र हुड्डा को धरतराज कोई कह रहा है तो विपक्ष नहीं कह रहा, कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं। बीजेपी नहीं कह रही धरतराज। हिमाचल में हमारी सरकार गिराने की कोशिश आपने की, और आपका टूटना है जो हालात आपकी है। हमें नहीं हरियाणा में जो कांग्रेस एक परिवार के पीछे लगी हुई है, आपकी कांग्रेस का टूटना तय है। रोज आपकी वित्तीय गिरने वाली है। कॉपीराइट आपके पास है, हमें नहीं चाहिए ये चीजें। नहीं, झूठ तो आप बोल रही हैं। अरे पूर्ण बहुमत की सरकार को किसानों की है डबल पूर्ण बहुमत की सरकार। अच्छा रुक जाइए, प्लीज रुकिए, रुक जाइए जी, रुक जाइए, हो गया। हांडा जी आप भी, शर्मा जी आप भी, प्लीज रुकिए ना, ऐसे नहीं वरुण जी, जब ये बोलते हैं तो आप सबका ऑडियो बंद कर देते हैं। नहीं, मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करता राकेश जी, प्लीज, मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करता। नहीं, वो ठीक है, नहीं, पर ये मत बोलिए कि मैं सबको ऑडियो बंद करता हूँ, मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करता हूँ। तो हम चुपचाप सुनते हैं ना। नहीं, तो आप ये ना बोलिए कि मैं किसी का ऑडियो बंद करता हूँ। गलत बात बोलेंगे तो उसका जवाब भी देंगे। किसी का ऑडियो बंद नहीं हुआ। गलत बात आप बोल रही है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं ये कह रही, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, आप भी डिपेंडेंट सरकार बनाइए। ओंकार जी चलिए, ओंकार बना जी लेंगे, रुक जाइए प्लीज। कमल हांडा जी प्लीज, आपकी बात आ गई, प्लीज। संविधान बचाना है हमने। कमल हांडा जी रुकिए, कमल हांडा जी प्लीज, प्लीज पूर्ण बहुमत की सरकार को अल्पमत की सरकार बनाना जनादेश का अपमान है, ठीक है, जनार्दन का अपमान है। ठीक है, 240 बहुमत होता है। ठीक है, रुक जाइए। गिनती ठीक करके आइए, भाजपाइयों का ना आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। 240 प्रवक्ता को 240 था राकेश जी। सबसे पहले आपातकाल के लिए माफी मांगे। अरे 240 था, आप मुझसे सुन लीजिए। की हत्या की थी और मुझे मालूम है झूठ बोलने का कॉपीराइट ठीक है, आपके पास रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। ओंकार सिंह जी भाई, क्या आपको लग रहा है कि 5 सीटें आने के बाद और अभी उसके बाद ये एपिसोड हो जाना किरण चौधरी का, या अभी भी ऐसे बयान छन के आते रहना, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए थी यहां पर, या आपको लग रहा है कि अभी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे चल रही है, कांग्रेस ऐसे ही चलती है? वरुण जी अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, पूरा देश आपका चैनल देख रहा है और लाइव देख रहा है। ये लोग जैसे पश्चिमी विचार बना देते हैं डिबेट को, कितनी अजीब बात है। अपने अपनी बात रखो, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो। आज अगर देखा जाए कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी राजनीति में गारंटी के साथ कहने को कि इनके अपने ही आप ये देखिए शायद फिर वही मछली बाजार वाली बात करती है मेरी बहन। आप करिए, आप बोलिए। अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद जो मर्जी बोलना। आज कांग्रेस की परिस्थिति वो है कि हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति एमएलए बनना चाहता है, और टिकटें तो 90 मिलेंगी। 90 विधानसभा क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में 10-10 बंदे तैयार कर रखे हैं। एक बंदे को टिकट मिलेगी, 9 बंदे उसके टांग खींचेंगे और उसको नीचे बिठा देंगे। ये हालात हो गए आज कांग्रेस के। और बीजेपी से जनता इस तरह त्रस्त है। वैसे तो बीजेपी के बहुत से अपवाद है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, प्रॉपर्टी आदि, परिवार पहचान पत्र, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी की सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होंगी। आप देखिए परिवार पहचान पत्र में कितनी गलतियां, एक पुत्र की आमदन उसके बाप की आमदन में जोड़ के उसका पीला कार्ड और उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। 5 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी, 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए। ये जनता सारी नगर निकाय विभाग में कट्टे सारी है। 82 लाख लोगों के परिवार, फिर भी 5 सीटें जीत गई बीजेपी। ओंकार जी, इतना करने के बाद भी 5 लोकसभा सीटें जीत गई। तो वो इसलिए जीत गई क्योंकि उसमें कांग्रेस की कमी थी। मैं तो कल ही कहा कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेसियों का हाथ है। अगर सही तरीके से चुनाव लड़ते, बीजेपी सत्ता से बाहर थी, इस बार जनता ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने नहीं लड़ा। सिर्फ 1 मिनट भाई, सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड। सबसे पहले सुमित जल्दी से, तैयार है चुनाव के लिए?
फ्रीज हो गए सुमित जी। कमल हांडा जी जल्दी से बोलिएगा। जी, मैं पूछना चाहूंगी ओंकार भाई से, हमें कमजोर कमजोर कहते हैं, आपके क्या सभी लोग सांसद नहीं बनना चाहते थे या एमएलए नहीं बनना चाहते थे? एक ही एमएलए रह गया आपका। दूसरी बात, आपके में आईएनएलडी के, सुनिए, आईएनएलडी के आपके हरियाणा में किसी कार शोरूम के ऊपर दनादन गोलियां चलाई गई। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? अभी थोड़े टाइम पहले ही आप ही के दल के नफे सिंह राठी को गोलियों से मारा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात इधर आप अपने दल की बात कर लीजिए, मैं कर रही हूँ, मेरे को संवेदना है उसके लिए, ठीक है। और मनमोहन सिंह जी ने कभी तानाशाही नहीं की, ठीक है। पहली बात जो ये राकेश शर्मा जी कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने भी 20 सेकंड थे मेरे पास। राकेश जी 20 सेकंड आपके, जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस टूट रही है, इनेलो जेजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जेल के अंदर है और आम आदमी पार्टी में भी तनातनी चली हुई है। भाजपा का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता अपने पूरे प्रदेश के नेतृत्व और देश के नेतृत्व के साथ पार्टी को तीसरी बार हरियाणा के विकास के पहिए को ऐसे ही जारी रखने के लिए तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की। चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।